Alright, Bismillahirrahmanirrahim. So guys, we have discussed the different types of headaches, ठीक है, और उसी सेक्शन में हम meningitis को cover करेंगे. So let's talk about meningitis, right? So meningitis is actually the inflammation of the meninges, right? अभी inflammation can be because of the microbiological agents. 3 days है हमारे पास, ठीक है, उसमें हमारे पास pyomet है in the most layer, then we have got arachnoid and then we have got duramet, ठीक है. अगर इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए बाय माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स दैट इज़ कॉल्ड एज मेनिंजाइटिस, राइट. सो इसकी हम एटियोलॉजीज़ को देखते हैं क्या क्या काजेज़ हैं. तो इसमें हमारे पास सब क्या एक बैक्टीरियल काज हो सकती है, वी हैव गॉट दी वायरल काज, ठीक है. उसके अलावा वी हैव फंगस काज कर सकती है, उसके अलावा पैरासाइट्स जो है ना ये काज कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, और भी काजेज़ हैं इसके अलावा, लाइक कुछ ड्रग्स हैं जो मेनिंजाइटिस काज करती हैं, कुछ सीनस ल्यूकीमियास हैं, कुछ लिम्बलिग्नेंसेस हैं जो इंसेफेलाइटिस काज कर सकती हैं. वी गोना डिस्कस दैट सब्सिक्वेंटली. ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं जो इंसेफेलाइटिस का मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस काज कर सकती हैं, राइट. सो बैक्टीरियल काज में हमारे पास कुछ बग्स हैं जो काज करते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन और कुछ करते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. क्रोनिक तब कहेंगे जब साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस, मैंने ऐसे लिखता हूँ मैनिफेस्टेशन को, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस अगर मोर देन 4 वीक्स हों, ठीक है, उसको हम क्रोनिक मेनिंजाइटिस लेबल करते हैं. तो एक ही इंपॉर्टेंट काज है इसमें, राइट, ठीक है. एक इंपॉर्टेंट काज है, वो कौन सी है? टीबी, राइट. तो एक्यूट में हम डिवाइड करते हैं एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, कौन कौन से बग्स कौन कौन सी एज ग्रुप्स में ज़्यादा कॉमन है. इसमें न्यूनेट्स में अगर बात करते हैं तो न्यूनेट्स कहते हैं फर्स्ट 4 वीक्स के बेबी को हम न्यूनेट कहते हैं, यानी कि 28 डेज़ के बेबी को कहते हैं. तो इसकी काज है जो वो है बेल, राइट. इसके जो बग्स हैं वो बेल से आते हैं. तो बेल से बी से बनता है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है. ई से इकोलाई है, ठीक है, और एल से लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस, ठीक है. अब ये लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस बाकियों के लिए तो हम चलो जी हम दे रहे होते हैं सेफेलोस्पोरिन्स, ठीक है, यानी कि सेफ्ट्राइक्सोन या ऑक्सीडिल जो हम दे रहे होते हैं, 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स दे रहे होते हैं, वो कवर कर लेते हैं. लेकिन लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस जो है ना, ये सेफेलोस्पोरिन्स इसके अगेंस्ट इनइफेक्टिव हैं. सो वी हैव टू गिव एम्पिसिलिन टू दिस पेशेंट्स, ठीक है. तो न्यूनेट्स में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, साथ में लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस को कवर करने के लिए एम्पिसिलिन, ठीक है. तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस जो है ना एल्डरली पेशेंट्स में भी मोर देन 55 ईयर और में भी एक इम्पॉर्टेंट काज है मेनिंजाइटिस की. तो वी हैव टू गिव द एम्पिसिलिन अलॉन्ग विद सेफ्ट्राइक्सोन, ठीक है. तो प्री स्कूल एज लेस देन 5 ईयर में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट काज है दैट इज़ एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ये हमारे पास बैक्टीरिया है दैट इज़ कॉल्ड एज एच इन्फ्लुएंजा. अगर बात हो रही हो, एक इम्पॉर्टेंट वी हैव टू नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बात हो रही है पोस्ट मेनिंजाइटिस डेफनेस की, ठीक है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ दैट एच इन्फ्लुएंजा, क्योंकि इसकी प्री डिलेक्शन होती है. इस ये जो है ना इन्फ्लेमेशन काज करता है, ठीक है. तो ये हमारे पास सबरकना स्पेस है, ये हमारे क्रेनियल नर्व है, ठीक है. वी नो दैट कि हमारे पास क्रेनियल नर्व की अगर इन्फ्लेमेशन काज करता है, कौन सी 8th नर्व की अगर इन्फ्लेमेशन ये काज करेगा, सो दिस कैन लीड टू डेफनेस, राइट. सो एच इन्फ्लुएंजा इज इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द पोस्ट मेनिंजाइटिस डेफनेस, राइट. तो 5 to 60 ईयर्स में अगर हम देखते हैं तो नेसीरिया मेनिंजियोकोकस इज इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ दैट, ठीक है, नेसीरिया मेनिंजिटिडस. और दूसरी इंपॉर्टेंट कॉज है न्यूमोकोकस, ठीक है, न्यूमोकोकस, ठीक है. ये चिल्ड्रन में भी और एडल्ट्स में भी, ठीक है, ये काज करता है नमूनिया भी, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया भी, और मेनिंजाइटिस भी काज कर सकता है, राइट. तो नाइसीरिया मेनिंजिटिडस इज इम्पॉर्टेंट कॉज एंड आल्सो अलॉन्ग विद दैट वी हैव गॉट दी न्यूमोकोकस, ठीक है. और ओल्ड एज में भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या न्यूमोकोकस इज इम्पॉर्टेंट कॉज. उसके अलावा लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस है, ठीक है, जो कि राइट.
तो उसके अलावा वी हैव ये लिस्ट ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो द नेक्स्ट इन लाइन इज़ दी स्पायरोकीट्स और स्टेप भी काज कर सकता है इन आईवी ड्रग अब्यूज़ में, ठीक है, और MRSA, ठीक है, और पीपेक, ये सारे ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज काज कर सकते हैं acute bacterial meningitis, right? So these are the important causes we have to note down कि न्यूनेट्स में कौन सी इंपॉर्टेंट काज है, प्री स्कूल में 5 to 60 ईयर्स में कौन सी इंपॉर्टेंट काज है, राइट, एंड ओल्ड एज में कौन सी इंपॉर्टेंट काज है, राइट। सो ठीक है, वी हैव, अगर हम क्रोनिक की बात करते हैं ना, ठीक है, क्रोनिक तो एक तो अगर बैक्टीरियल की बात कर रहे थे तो हमारे पास वो तो टीबी था, लेकिन अगर वैसे बात करते हैं कि क्रोनिक में और कौन सी काजेज़ हैं, क्रोनिक मेनिंजाइटिस में और कौन सी काजेज़ हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाता है, ठीक है, ऑटो इम्यून आ जाता है, राइट। सो लेट मी इरेज दिस थिंग्स से, ओके, ठीक है। चलो जी, क्रोनिक मेनिंजाइटिस में वी हैव दी ऑटो इम्यून काज आ सकती है, ठीक है, लाइक बिशेट सिंड्रोम, ठीक है। बिशेट सिंड्रोम में पता है वी हैव, उसमें रिकरेंट ओरल प्लस जेनिटल अल्सर्स बन रहे होते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट दिस कैन आल्सो लीड टू मेनिंजाइटिस, ठीक है। अच्छा और हमारे पास मेलिग्नेंसीज हैं, ठीक है, मेलिग्नेंसीज हैं जो काज कर सकते हैं लाइक CNS ल्यूकेमिया वगैरह, वो मेनिंजाइटिस काज कर सकते हैं। और थर्ड वन इज़ दिस बैक्टीरियल काज, दैट इज़ इन्फेक्शंस, ठीक है, इन्फेक्शंस में हमारे पास टीबी है जो काज कर सकता है मेनिंजाइटिस, राइट। तो क्रोनिक मेनिंजाइटिस काज कर सकता है, राइट। सो वी हैव, अब ये बातें होगी हमारी बैक्टीरियाज की, और नेक्स्ट काज इज़ वायरल, ठीक है। वायरल में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काज है वो कौन सी है, HSV1, ठीक है, HSV1 हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1, ये भी काज कर सकता है मेनिंजाइटिस, ठीक है, HSV1, ठीक है, राइट। और HSV2 जो है ना, ये मोस्टली जो है ना STDs का पार्ट है जो कि जेनिटल अल्सर्स भी काज करता है। उसके अलावा वो है HSV1 जो है, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दिस कैन लीड, ये जो है ना इंसेफ्लाइटिस भी काज करता है, ठीक है, इंसेफ्लाइटिस काज करता है, अलॉन्ग मेनिंजाइटिस तो कर सकता है, लेकिन इंसेफ्लाइटिस भी कर सकता है, जो इंसेफ्लाइटिस से हम कहते हैं। तो इंसेफ्लाइटिस में ये टेम्पोरल लोब को इफेक्ट करता है मोस्टली, ठीक है, और टेम्पोरल लोब को जब इफेक्ट करेगा तो उसमें मेमोरी इम्पेयरमेंट होगी, ठीक है, और साथ में इसमें एक इम्पॉर्टेंट EEG फाइंडिंग आती है, नॉट ECG फाइंडिंग बट EEG फाइंडिंग, राइट। EEG फाइंडिंग इसको कहते हैं प्लेड, ठीक है, प्लेड, PLED, ओके, प्लेड कहते हैं पीरियोडिक लेटरलाइज्ड एपिलेप्टिफॉर्म डिस्चार्जेस, राइट, इसको कहते हैं प्लेड, ठीक है। सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग दैट वी कैन सी दैट इन EEG, ओके। सो उसके अलावा हमारे पास जो काजेज़ हैं और जनरल देखते हैं तो इन्फ्लुएंजा काज कर सकता है, मेनिंजाइटिस काज कर सकता है, EBV, CMV, HIV, ठीक है, मम्प्स एंड मीजल्स काज कर सकता है। मीजल्स असल में इंसेफ्लाइटिस भी करता है, ठीक है, अलॉन्ग विद, हमें पता है इसकी मैनिफेस्टेशन 3 C's होती हैं, राइट, इसमें कफ होता है, कोराइजा होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक है, और साथ में ये जो इंसेफ्लाइटिस करते हैं उसको कहते हैं SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन इंसेफ्लाइटिस, राइट। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द वायरल काजेज ऑफ meningitis. So let's move on to let's check the, अब हमारे पास we have got the fungal causes of meningitis, ठीक है, उसमें हमारे पास क्रिप्टोकोकल इज इम्पॉर्टेंट काज, उसके अलावा कैंडिडा है और एस्परजिलस है, ठीक है। क्रिप्टोकोकस जो है वो मेनिंजाइटिस काज करता है इन HIV एंड एड्स पेशेंट, ठीक है। और पैरासाइट्स में वी हैव एन इम्पॉर्टेंट काज दैट इज कॉल्ड एज टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है, और टॉक्सोकारा और सिस्टिसर्कोसिस, ठीक है। अब टॉक्सोप्लाज्मा ये HIV एंड एड्स पेशेंट में काज कर सकता है meningitis. So these are the list of the causes. We have to memorize these things: bacterial, viral, fungal and parasitic में। तो bacterial में हमारे पास acute and chronic है, just one cause है, that is TB। उसके अलावा हमारे पास न्यूनेट्स में बेल निमोनिक है,
ठीक है। और एच इन्फ्लुएंजा है हमारे पास प्री स्कूल एज में 5 to 60 में। नेसिरिया मेनिंजियोकोकस है। अच्छा, यहाँ पे आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन पॉइंट है कि नेसिरिया मेनिंजाइटिस, नेसिरिया मेनिंजिटिडस, ठीक है, ये दिस कैन कॉज सेप्सिस, ठीक है, एंड DAC, ठीक है। दिस कैन आल्सो कॉज दी ब्लीडिंग इनटू दी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड जिसको हम कहते हैं वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, ठीक है, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो दैट वाज इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस। सो एक और भी हमारे पास ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लीडिंग होती है एड्रिनल ग्लैंड में। अगर एड्रिनल ग्लैंड में ब्लीडिंग होगी बाय द वे फिर क्या होगा, लेट मी ड्रॉ एड्रिनल ग्लैंड है, ये इसका कॉर्टेक्स है और ये अंदर मेडुला, ठीक है। इसकी वी नो दैट वी हैव 3 लेयर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जिसमें GFR मोनिक था, GFR जोना ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलोटा रेटिकुलरिस, ठीक है। अगर ब्लीडिंग होगी यहाँ पे तो एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा। जोना ग्लोमेरुलोसा में ब्लीडिंग होगी तो एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा। जब एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, वी नो दैट एल्डोस्टेरोन का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन और पोटाशियम प्रोटॉन का लॉस करवाता है फ्रॉम डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स इन अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स ऑफ डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो वाटर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो पेशेंट को हाइपोटेंशन होगी, ठीक है। ऑलरेडी पेशेंट को सेप्सिस है और हाइपोटेंशन इसको वर्सन कर देगा, ठीक है। अगर ब्लीडिंग होगी कहाँ पे, जोना फेसिकुलेटा में, तो क्या होगा, कार्टिसोल नहीं बनेगा, ठीक है। जब कार्टिसोल नहीं होगा तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोटेंशन दोनों एग्रावेट करते हैं किसको, सेप्सिस को, ठीक है। हमारे पास एक अनदर कंडीशन है, ठीक है, जिसमें भी ब्लीडिंग होती है इनटू एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। उसमें बेसिकली एंजियो मायोलाइपोमास होते हैं बने हुए इन किडनी, ठीक है, और ये ब्लीड कर सकते हैं और ये सिमिलर मैनिफेस्टेशन दे सकते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं वंडरलिच सिंड्रोम, ठीक है, ठीक है, राइट। सो दिस वाज द वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, दिस इज वंडरलिच सिंड्रोम, ठीक है। सो right, so let's move on to the next page. Right, so let's compare the acute bacterial meningitis को, ठीक है, chronic bacterial meningitis को और acute viral meningoencephalitis को हम कंपेयर करते हैं, राइट। तो acute bacterial meningitis, ठीक है, मोस्टली मेनिंजियोकोकस होती है इसमें, ठीक है, मेनिंजियोकोकस मेनिंजाइटिस। तो क्रोनिक में TB मेनिंजाइटिस और इसमें HSV मेनिंजाइटिस को कवर करते हैं, तो इनको कंपेयर करते हैं। सो राइट, तो ये एजेंट जो है ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज़ इन्फेक्टेड पर्सन। हम हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं तो हेल्थ केयर वर्कर्स सारे प्रीडिस्पोज हो सकते हैं क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, ठीक है, एयरबॉर्न होता है। और पेशेंट अगर 18 फीट के आसपास होगा तो हमें भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकता है और हमें भी हो सकता है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्स, राइट। सो इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 3 to 10 days, ठीक है। इन पेशेंट्स में जो साइंस आएंगे वो ट्रायड आएगा जिसको मेनिंजाइटिक ट्रायड कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास फीवर होता है, राइट, हेडेक होता है एंड नेक स्टिफनेस होगी, ठीक है। तो नेक स्टिफनेस को कैसे चेक करेंगे भाई, कर्निक साइन एंड ब्रुडिजेंस की साइन से असेस करेंगे, ठीक है, और साइड टू साइड मूवमेंट भी करा के हम देख सकते हैं नेक स्टिफनेस है या नहीं, राइट। तो अगर जस्ट पेशेंट को नेक स्टिफनेस हो और हेडेक हो, फीवर नहीं हो, ठीक है, नेक स्टिफनेस है, हेडेक है और साथ में पेशेंट को हिस्ट्री थी थंडरक्लैप हेडेक की, स्वेयर एक्सक्रूशिएटिंग पेन की, ठीक है, तो वी गोना थिंक अबाउट दी सबएक्यूनेट हेमरेज, ठीक है। अब पेशेंट में अगर फीवर की हिस्ट्री है सो वी गोना गो फॉर दी मंजो एंड वी हैव टू सस्पेक्ट द पेशेंट इज हैविंग ABM एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो इसमें हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है, मोर देन 101, ठीक है, राइट। सो क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में
माइकोबैक्टीरियम टीबी है जो कि एसिड फास्ट बैसिलाई है, ठीक है, दिस कैन लीड टू दी क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इसका भी सोर्स इन्फेक्टेड पर्सन है और ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, राइट। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 6 वीक्स, ठीक है, 2 to 6 वीक्स। और इसमें भी वो सैम मेनिंजेटिक ट्रायड होगा, लेकिन ये इंसीडियस ऑनसेट होगा। यहाँ पे तो ये सडन ऑनसेट होगी, पेशेंट को फीवर है, नेक स्टिफनेस और हेडेक, सडन ऑनसेट होगी, लेकिन इसमें इंसीडियस ऑनसेट, ग्रेजुअल ऑनसेट होगा मोर देन 2 वीक्स, ठीक है। 2 हफ्ते से कह रहे होंगे इसको बुखार था, इसको सर दर्द है, ठीक है, इसकी गर्दन में कड़ाव है, तो ठीक है। और इसमें इस पेशेंट में लो ग्रेड फीवर होगा, ठीक है। वायरल इन्फेक्शंस में और टीबी में लो ग्रेड फीवर होगा। डिसाइड तो हम एलपी पे करते हैं कि कौन सा है, लेकिन हम इनिशियली हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल ले देते हैं, उसको वार्ड शिफ्ट करने से पहले ही हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी होती है। अब इनमें कॉमन फीचर्स क्या होंगे, सब में, तीनों में कॉमन फीचर्स क्या होंगे, ठीक है। तीनों में कॉमन फीचर्स ये होंगे, कॉमन मतलब कि एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, क्रोनिक में और वायरल में, तीनों में कॉमन फीचर्स क्या होंगे, ये कॉमन होंगे। मींस दैट के इसमें रेज्ड आईसीपी के फीचर्स होंगे, ठीक है। रेज्ड आईसीपी के हमें पता है फीचर्स क्या होते हैं, कुशिंग ट्रायड होता है, कुशिंग रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। रेज्ड आईसीपी कैन आल्सो लीड टू कुशिंग अल्सर्स, ठीक है, कुशिंग अल्सर्स, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है पीपीआईज ऐड कर देते हैं, जो भी पेशेंट, जिस पेशेंट में हम सस्पेक्ट कर देते हैं पेशेंट इज हैविंग रेज्ड आईसीपी, तो उन सब पेशेंट्स में हम पीपीआई ऐड कर देते हैं, ठीक है। और राइट, तो कुशिंग रिफ्लेक्स, कुशिंग, ठीक है, इस पेशेंट में क्या होता है, बेसिकली रेज्ड आईसीपी की वजह से हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग होगी, ठीक है। वोमिटिंग जो होती है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, ठीक है, ठीक है, विदाउट प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहते हैं, विदाउट नाजिया। वैसे जो भी वोमिटिंग होती है, पहले नाउजिया, दिल ख़राब हो रहा होता है, फिर वोमिटिंग, लेकिन ये जस्ट जो है ना, आप खड़े हैं और आप पे सीधा आप पे प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो जाएगी, नाउजिया नहीं होगा इस पेशेंट में फिट्स हो सकते हैं, ठीक है, फिट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरियाज, अब जो स्पेशली हम बात करते हैं अगर टीबी की, तो वो एंडोआर्ट्राइटिस करता है, ठीक है। तो मल्टीपल इन्फाक्ट भी कर सकता है विद इन द ब्रेन, और उसकी वजह से पेशेंट को फिट्स हो सकते हैं, पेशेंट को फोकल डेफिसिट्स हो सकते हैं। तो अल्टर्ड लेवल में होगा पेशेंट, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया होगा एंड हाइपरटेंशन होगा। अब जो ही रेज्ड आईसीपी होता है ना, ठीक है, आईसीपी इंक्रीज होता है, तो सेरेब्रल परफ्यूम प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मीन आर्टेरियल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, मतलब कि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाती है। अब हाइपरटेंशन की वजह से रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया हमारे पास जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी में पड़े हुए, ठीक है, वो जो ही हाइपरटेंशन होती है वो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया करते हैं, ठीक है, थ्रू हियरिंग नर्व। तो इसको हम कहते हैं कुशिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो रेज्ड आईसीपी में हमारे पास हाइपरटेंशन मिलती है, उसकी वजह से रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया मिलता है, ट्रायड को हम कहते हैं कुशिंग ट्रायड, राइट। सो ब्रेडिकार्डिया की वजह से पल्स डिक्रीज होगी, राइट, लो वॉल्यूम पल्स, और सेप्सिस की वजह से भी हो सकती है, राइट। वैसे तो सेप्सिस में हमारे पास जो है ना, इसको कहते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। सेप्सिस में हमारे पास जो मेनिंजाइटिस के केस में जो मिलता है, इसको कहते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। और पेपिलोडीमा मिलता है, ठीक है, पेपिलोडीमा, ठीक है, ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हेडेक, वोमिटिंग, फिट्स, ये सारे फीचर्स हैं रेज्ड आईसीपी के। और सुमाए पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सुमाए दो होते हैं, नेक स्टिफनेस, कर्निक साइन और ब्रूजेंस के साइन हम असेस करेंगे, ठीक है। और इसमें जो भी सीएनएस के इन्फेक्शंस होते हैं वो काज कर सकते हैं SIADH, ठीक है। SIADH कहते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH रिलीज, और इसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, ठीक है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। और हाइपोनेट्रीमिया कैन इटसेल्फ कैन कॉज फिट्स, ठीक है, राइट। तो तीनों कंडीशन में हमें, ठीक है, रेज्ड आईसीपी और सुमाई वाले फीचर्स मिलेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। और SIADH तीनों में मिल सकता है हमें, ठीक है। इसीलिए हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी बेसलाइंस के अलावा हम सारे बेसलाइंस करवाते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में करवाते हैं, तो सोडियम की वैल्यूज़ इन पेशेंट्स में हमें कम मिल सकती हैं, राइट। तो
दैट वाज ऑल अबाउट दी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अभी हम थोड़ा सा ये लिखा हुआ है कि एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास HSV इज़ इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ दैट, ठीक है, जो कि DNA वायरस है, इन्फेक्टेड पर्सन से आता है, ठीक है। तो स्किन कांटेक्ट की हिस्ट्री होगी, राइट। तो HSV1 जो STI वो HSV2 काज करता है। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 7 to 21 days, ठीक है। सबसे शॉर्ट जो इंक्यूबेशन पीरियड था वो कौन सा था, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का, और इसका जो है 7 to 21 days है, ठीक है। तो इसमें भी सेम मेनिंजाइटिक ट्रायड होगा और लो ग्रेड फीवर होगा, ठीक है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे पेशेंट को क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है या हमारे पास एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस है। इसमें हिस्ट्री शॉर्ट होगी, ठीक है, इसमें हिस्ट्री प्रोलॉन्ग होगी। क्रोनिक बैक्टीरिया यानी कि TB वाले पेशेंट में प्रोलॉन्ग हिस्ट्री होगी और फैमिली कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री होगी, यानी कि फैमिली में किसी न किसी को TB होगी, ठीक है। और एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस में जो है इसमें शॉर्ट हिस्ट्री होगी, ठीक है। So that's all. Let's move on to the next page. राइट, सो इसकी वजह से SIADH की वजह से हमारे पास क्या मिलता है, डायल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। तो ये थी एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की काज, ये थी क्रोनिक की, और ये थी वायरल की, ठीक है। सो अब एक्यूट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि हमारे पास सेप्टिक शॉक हो सकता है, ठीक है। जो ग्राम नेगेटिव जो कोकाई हैं ये काज कर सकते हैं। इस शॉक की वजह से जो हम प्री रीनल फेलियर जो हम काज पढ़ते होते हैं, प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल काज ऑफ दी रीनल फेलियर, तो इस पेशेंट शॉक की वजह से क्या हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, बेसिकली मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, ठीक है, हाइपोटेंशन की वजह से। अब इसकी वजह से DIC हो सकता है, ठीक है। DIC की वजह से स्पॉन्टेनियस जो ब्लीड्स होते हैं, DIC की वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं, पर्परिक रैश वगैरह होगा, ठीक है। ऑन नोज़ हो सकता है, नोज़ से ब्लीड हो सकती है, GA इन गम ब्लीड हो सकती है पेशेंट पे, स्पॉन्टेनियस ब्लीड हो सकती है इनटू एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एज वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, ठीक है। उसकी वजह से एक्यूट हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म होगा, ठीक है, जिसकी जो वर्सन करेगा शॉक को, एंड इट हैज़ गॉट दी 100% मॉर्टिलिटी इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, ठीक है। तो ट्रीटमेंट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्रोनिक को थोड़ा हम देख लेते हैं। तो क्रोनिक में हमारे पास इसके अलावा ये दो आएंगे, कौन से, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में फीचर कंट्रास्टिंग फीचर्स आएंगे। क्रोनिक में जो है ना, क्रोनिक यानी कि TB वाले केस में, ठीक है, TBM वाले केस में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स होंगे, ठीक है, मलेज होगा, नाइट स्वेट्स होंगे, एनोरेक्सिया, वेट लॉस होगा, ठीक है। हिस्ट्री होगी फैमिली कॉन्टैक्ट की, हिस्ट्री होगी पल्मोनरी TB या इंटेस्टाइनल TB की, ठीक है, मोस्टली इंडेमिक एरियाज में होता है साउथ एशिया में, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स होंगे, ठीक है, माल नरिशमेंट या पोवर्टी या होमलेस होगा या ओवर क्राउडिंग होगी, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री होगी। वायरल काजेज में जो है ना, हम देखें उसको अगर एग्जामिन करेंगे तो वेजिकल्स पॉसिबल है, हमें वेजिकल्स मिल जाएँ अराउंड जेनेटल्स या अराउंड लिप्स के अराउंड, हमें पता है जो HSV जो जब डॉर्मेंट हो जाता है जेनिकुलेट गैंग्लियन में, ठीक है, वहाँ से ये असेंड हो सकता है अपवर्ड, तो दिस कैन लीड टू इंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस काज कर सकता है, ठीक है, राइट। तो लेट्स ठीक है डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ द ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जिसमें मेनिंजोकॉक्सीमिया था, तो फर्स्ट लाइन इज़ हम इंजेक्शन बेंजाइल पेनिसिलिन देंगे 1.2 मिलियन यूनिट्स, जो कि लाइफ सेवर है, ठीक है, IV स्टैट, ठीक है। उसके बाद हम CT ब्रांड कराएंगे, देखेंगे कोई और तो नहीं काज, ठीक है, टू रूल आउट एनी अदर काज ऑफ रेज ICP, ठीक है। और इसमें ऐसे है कि रेज ICP को देखने के लिए हम देखते हैं कि हाइड्रोसेफलस वगैरह तो नहीं हुआ, ब्रेन एडीमा तो नहीं है, बाकी चीज़ें भी हम CT पे फाइंडिंग असेस कर सकते हैं। और अगर हम उसके बाद फंडोस्कोपी करवाएंगे, ठीक है, फंडोस्कोपी करवाएंगे, उसमें देखेंगे पेपिलर एडीमा तो नहीं, ठीक है। हम एग्जामिन करने के बाद हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, और फंडोस्कोपी करेंगे, उसमें देखेंगे पेपिलर एडीमा तो नहीं। अगर पेपिलर एडीमा है तो फिर हम LP नहीं करेंगे। अगर पेपिलर एडीमा नहीं है देन वी कैन प्रोसीड विद द LP, ठीक है, लंबर पंक्चर करेंगे, इसमें CSF एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। सो CSF एग्जामिनेशन पे ही हमें
एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन सा बग है जो मेनिंजाइटिस काज कर रहा है, ठीक है। तो इसमें दूसरा ये है कि हमने फ़ौरन क्या करवाने होते हैं, ब्लड कल्चर्स करवाने होते हैं। एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस में हमने सीबीसी अगर करवाएंगे उसमें टीएलसी बहुत ज़्यादा रेज होगा, ईएसआर अगर टीबी होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा रेज होगा, ठीक है। और अगर चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो उसमें टीबी अगर है तो उसमें हमें इन्फिल्ट्रेट्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं तो हमारे पास सीरम सोडियम कम होगा ड्यू टू SIADH की वजह से, ठीक है। और अगर वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम हो गया तो सीरम सोडियम भी कम होगा और क्या होगा, सीरम पोटाशियम विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। क्योंकि जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या करवाता है, पोटाशियम एंड प्रोटॉन्स का लॉस करवाता है, ठीक है। अगर ये इंक्रीज़ है बॉडी में तो दैट मीन्स देयर इज़ हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। RFTs डी रेंज होंगे, ठीक है, क्योंकि एक्यूट मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से। कोआगुलेशन प्रोफाइल DICU की वजह से, अगर DICU होगा तो डी रेंज होगा, ठीक है। तो CSF को इंटरप्रेट करके ही हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे पास काज क्या है बेसिकली, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज एंड लेट्स इंटरप्रेट द CSF। तो यहाँ पे 2-3 केसेस हैं लिखे हुए, ठीक है। तो इसमें राइट, so a 17-year-old boy has presented with fever, headache, neck stiffness and purpuric rash, ठीक है, over the body, ठीक है। अब purpuric rash का मतलब पेशेंट DIC में जा रहा है और पॉसिबल है पेशेंट को क्या है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, राइट। ABM है बेसिकली, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, राइट। तो इसमें बेंजाइल पेनिसिलिन हमने देनी 1.2 मिली यूनिट्स। लेकिन हम अपने वार्ड्स जब भी पेशेंट्स ER से एडमिट कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स और होते हैं, तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि हम क्या प्रोटोकॉल लेते हैं। A 27-year-old male has presented with fever, headache and neck stiffness. He is having chronic productive cough for last 3 months, ठीक है। तो ये हमें पता है ये TBM का केस है, ठीक है। तो पॉसिबल है यहाँ से पेशेंट को TB स्प्रेड हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी TB के बाद कभी भी पेशेंट को प्राइमरी TB के साथ मेनिंजाइटिस नहीं होता, ठीक है। जब भी डिसेमिनेटेड TB होगी तो वो काज करेगी मेनिंजाइटिस, ठीक है। 21-year-old has presented with fever, headache, neck stiffness on examination. There is vesicular eruption around the lip, ठीक है। ये HSV मेनिंजाइटिस का केस है। सो राइट, तो इंटरप्रेट करते हैं CSF रिपोर्ट को, ठीक है। उससे पहले हमने क्या करना है, हमने फंडोस्कोपी करके पहले तो हमने रेज ICP के फीचर्स देख लेने, कुशिंग रिफ्लेक्स देख लेना है, ठीक है। वो तो नहीं है, हाइपरटेंशन ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है, ठीक है। साथ में हम पेपिलिडिग्मा अगर मिलता है तो हम कभी भी LP नहीं करते, लंबर पंक्चर नहीं करते, ठीक है। LP नीडल भी जो है ना 2 टाइप की होती है, एक को कहते हैं क्विंकीज नीडल, ठीक है। दूसरी होती है स्प्रोटीज नीडल, कहते हैं स्प्रोटीज नीडल, ठीक है, राइट। सो जब LP कर रहे होते हैं तो सर्टन हमने चीज़ें देखनी होती हैं। ऐसे ही हम LP की तरफ प्रोसीड नहीं करते। तो हम रेज्ड ICP के फीचर देखेंगे, पेशेंट में कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन तो नहीं है, ठीक है। कंट्राइंडिकेट लोकल साइट इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद हम LP करेंगे। जब हम LP करेंगे तो वैसे तो ये है कि हमने क्या करना होता है, 3 सैंपल्स लेने होते हैं, ठीक है। तो हम कितने सैंपल्स लेने होते हैं, 3, ठीक है। 3 लेने होते हैं। कितने हम ML सैंपल हम CSF ड्रा कर सकते हैं, तो हम ड्रा कर सकते हैं 20 to 30 ml, ठीक है। CSF प्रोडक्शन रेट जो होता है वो होता है 20 ml पर आवर, ठीक है। और CSF एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है, ठीक है, जो ये प्रोडक्शन रेट मैं बता रहा हूँ जो हमारे पास कोराइड प्लेक्सस से बन रहा होता है, ठीक है। कोराइड प्लेक्सस से बन रहा होता है, ठीक है। लिटिल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल में हमारे पास कोराइड प्लेक्सस होते हैं, ठीक है। कोराइड विलाई होती हैं, वहाँ से CSF बन रहा होता है। और ये ड्रेन कहाँ पे हो रहा होता है, ड्रेन हो रहा होता है इनटू दी साइनसेस में, ठीक है। यानी कि
लाइक सुपीरियर सैजिटल साइनस है, इंफीरियर सैजिटल साइनस है, ठीक है, और इनमें ड्रेन हो रहा होता है। तो थ्रू अरकनॉइड विलाई के थ्रू ड्रेन हो रहा होता है, और इसकी जो ड्रेनेज रेट होता है वो 20 ml पर आवर होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन रेट एंड ड्रेनेज रेट इज सेम, ठीक है। और अगर टोटल अमाउंट देखें CSF की, जो टोटल कितना होता है, टोटल CSF होता है ऑलमोस्ट 150 ml, ठीक है। और प्रेशर की बात करें, CSF का जो प्रेशर होता है वो होता है 50 to 180 80 to 180 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है, ये प्रेशर होता है। ओके, तो हम इंटरप्रेट करते हैं CSF को, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी काज क्या है बेसिकली इसकी, राइट। सो ठीक है जी, यहाँ पे ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे वायरल में किस तरह का हमें मिलेगा, बैक्टीरियल में किस तरह का मिलेगा, और एक्यूट बैक्टीरियल में या TB में किस तरह का मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है कि CSF क्रिस्टल क्लियर होता है, ठीक है। नॉर्मली अपीयरेंस किस तरह की होती है, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। HSV के साथ अगर मेनिंजो इंसेफेलाइटिस हो गया, ठीक है, अगर इंसेफेलाइटिस है तो उसमें हमें ब्लडी आ सकता है, ठीक है, ब्लडी CSF आ सकता है, ठीक है। तो 3 सैंपल जो हम लेते हैं, तो बेसिकली अगर पहला सैंपल हमारे पास आया है और उसमें ब्लड आ रहा है तो वो ट्रॉमेटिक हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से। लेकिन जब दूसरा सैंपल हम वहीं से दूसरा सैंपल कलेक्ट कर रहे होंगे तो उसमें ब्लड थोड़ा कम हो जाएगा और थर्ड वाला क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तीनों सैंपल में ब्लड ही आ रहा है तो इसका मतलब है पेशेंट को या तो सब अरकनॉइड हेमरेज है, ठीक है। तो अगर मेनिंजाइटिस की बात कर रहे हैं तो ये पेशेंट को क्या है, वायरल मेनिंजाइटिस, ठीक है, HSV। तो ये क्लियर भी हो सकता है। सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मली कौन से होते हैं, 0 to 5 सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मली कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मली लिम्फोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स नहीं होते, ठीक है। ग्लूकोज को देखें तो ये मोर देन हाफ ऑफ, यानी कि हम कहते हैं 2/3 ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज होता है। जस्ट से हमारे पास अगर 90 है प्लाज्मा ग्लूकोज, ठीक है, तो CSF में ग्लूकोज कितना होगा, 60, ठीक है। तो इसीलिए LP करने से पहले हमने कुछ रिक्विजिट्स हैं जो हमने कंप्लीट करने होते हैं, लाइक हमने पेशेंट के वाइटल्स लेने होते हैं, पेशेंट के हमने ग्लूकोज लेवल चेक करना होता है, प्री LP ग्लूकोज हमने असेस करना होता है, ठीक है, अलॉन्ग विद कॉन्सेंट, ठीक है। तो प्रोटीन कंटेंट, तो इसमें प्रोटीन कंटेंट नॉर्मली कितना होता है, 0.1 to 0.4 ग्राम्स पर लीटर, ठीक है, राइट। तो एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में किस तरह का होगा, अपीयरेंस किस तरह की होगी, वो होगा टर्बिड, ठीक है, पुरुलेंट होगा, टर्बिड होगा, ठीक है। और इसमें सेल काउंट इंक्रीज होगा, 90 to 1000 सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली तो 0 to 5 होते हैं, और ये सारे के सारे क्या होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे, ठीक है। और अब एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हमारे पास हमेशा ग्लूकोज कम होता है, ठीक है। जैसे अगर नॉर्मली मैंने जैसे बताया कि अगर प्लाज्मा का लेते हैं 90 और 60 होना चाहिए CSF के अंदर, ठीक है। और अगर ये कम है यानी कि 20 पे है, 30 पे है, तो इसका मतलब है ये एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, ठीक है। अच्छा, तो प्रोटीन्स क्या होंगी इसमें, इंक्रीज होंगी, ठीक है। जो सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं ना, ठीक है, जो सेल्स का काउंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तब साथ साथ प्रोटीन भी ज़्यादा होती जा रही होती है, ठीक है। और हमने क्या करना होता है कि कल्चर और ग्राम स्टैनिंग एंड सेंसिटिविटी करानी होती है। एक सैंपल हम, ठीक है, कंप्लीट एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं, ठीक है। एक सैंपल हम जीन एक्सपर्ट वगैरह भी सारे इसमें करा देते हैं। सो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के लिए कराते हैं, ठीक है। और TB में किस तरह का होगा, TB में फाइब्रिन वेब होगा, ठीक है, अपीयरेंस उसमें फाइब्रिन वेब सा बना होगा, ठीक है। और उसमें भी 10 to 1000 तक सेल्स मौजूद हो सकते हैं, और ये सारे के सारे क्या होंगे, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ग्लूकोज लेवल कम होगा, ठीक है, ग्लूकोज लेवल कम होगा, प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। जो सेल्स ज़्यादा होते जा रहे हैं और प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं अगर बताऊँ, इफ़ वी अच्छा, अगर ऐसे हो कि सेल काउंट नॉर्मल है, ठीक है, सेल काउंट इतना ही है 0 to 5, और प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्रोटीन कंटेंट मोर देन 1 ग्राम है। सेल काउंट नॉर्मल है लेकिन प्रोटीन कंटेंट मोर देन 1 ग्राम है, इसको कहते हैं एल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन, ठीक है, जो कि हमें GBS में मिलता है, ठीक है, जो क्या चीज़ होती है, AIDP, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी होती है, ठीक है। उसके अलावा CIDP में मिलता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी में भी मिलता है हमारे पास एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन, ठीक है, और एक फ्राइन सिंड्रोम होता है। इन तीनों कंडीशंस में हमारे पास क्या होता है कि एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन मिलती है, राइट। सो लेट्स कम बैक टू डिस्कशन। अच्छा ठीक है, तो इसमें सेल्स हमने देख लिया कि हम इसका ZN स्टैनिंग करवाएंगे और वायरल के लिए हम PCR करवाएंगे। तो वायरल के लिए सेल्स कितने होंगे, 52,000 हो सकते हैं, उससे ये सारे के सारे लिम्फोसाइट्स होंगे। और अब वायरल और TB को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स होंगे लाइक फीवर, ठीक है, वेट लॉस होगा, ठीक है, लेकिन वायरल वाले केस में नहीं होगा। TB वाले केस में एनोरेक्सिया, वेट लॉस, ये चीज़ें होंगी, फीवर, ठीक है, क्रोनिक जो है ड्राई कफ होगी पेशेंट को, ठीक है, नाइट स्वेट्स होंगे, इस तरह के फीचर्स TB में मिलेंगे। लेकिन अगर CSF करवा रहे हैं तो CSF कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों में हमें लिम्फोसाइट्स में मिलेंगे, इसमें भी इसमें भी, ठीक है, दोनों में हमारे पास सेल काउंट इंक्रीज़ होगा, ठीक है, इसमें भी इसमें भी। एक चीज़ जो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे क्लियर होगा और इसमें हमारे पास फाइब्रिन वेब मिलेगी, ठीक है। दूसरा डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि वायरल के केस में ग्लूकोज CSF का नॉर्मल होगा और बैक्टीरियल के केस में ग्लूकोज कम होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है कि अगर ग्लूकोज कम आ रहा है, ठीक है, बाय द वे ग्लूकोज अगर कम आ रहा हो तो ब्लड के अंदर उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर CSF में कम आ रहा हो उसे क्या कहते हैं, वेल डन, उसको कहते हैं हाइपोग्लाइकोरेकिया, ठीक है, उसको कहते हैं हाइपोग्लाइकोरेकिया, ठीक है, राइट। तो ये हमें जो ग्लूकोज है वो CSF में कम TB के केस में मिलेगा, ठीक है, और वायरल के केस में नॉर्मल मिलेगा, ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल। और एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में एक तो ये न्यूट्रोफिल्स होंगे, ठीक है, लिम्फोसाइट्स नहीं होंगे, और दूसरी बात यह है कि इसमें ग्लूकोज कम होगा, ठीक है, और CSF का कलर किस तरह का होगा, पुरुलेंट होगा, ठीक है। तो दीज वर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स। इसमें हिस्ट्री शॉर्ट होगी, ठीक है, और हाई ग्रेड फीवर होगा पेशेंट में, नाइट स्वेट्स वगैरह नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स नहीं होंगे, ठीक है, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, ठीक है। और CSF में हमारे पास न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज़ होगा, ठीक है, नॉर्मली जो लिम्फोसाइट्स होते हैं और वो भी 0 से 5 होते हैं। अगर थाउजेंड्स में हैं लिम्फोसाइट्स और साथ में ग्लूकोज कम है तो जी ये TBM है, ठीक है। अगर हमारे पास ग्लूकोज नॉर्मल है और थाउजेंड्स में है और कॉन्स्टिट्यूशन अपसेट्स नहीं है तो ये वायरल मेनिंजाइटिस है, ठीक है। अगर CSF में न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, सेल्स इंक्रीज हैं, थाउजेंड्स में है और न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज़ हुआ है और जो है हाइपोग्लाइकोरेकिया है, ठीक है, CSF में ग्लूकोज कम है, तो दिस इज एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो ये हम करवाएंगे, इसका हम कल्चर ग्राम स्टैनिंग करवाएंगे, ZN स्टैनिंग करवाएंगे, इसके लिए कंसस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जीन एक्सपर्ट वगैरह भेज देते हैं, और PCR करवाएंगे। लास्ट जो सैंपल है वो प्रिजर्व किया हुआ था वो हम करेंगे साइटोलॉजिकल और बायोकेमिस्ट्री के लिए भेजेंगे, राइट। सो आई थिंक we can discuss the treatment part in the next session. So till now I think it's enough for today. Okay, we're going to discuss this in subsequent lecture. Okay, thanks a lot for watching.